नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्रज्ञा जी, निमेश जी, प्रमोद जी, संगीता जी। संगीता और मैंने तो साथ में काम भी किया है और आईएमसी की फैकल्टी जो यहाँ पर मौजूद है। और सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस पुराने कॉलेज में। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग वाकई में बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको यहाँ आने का मौका मिला, यहाँ पढ़ाई करने का मौका मिला। आज आप इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं। हुआ था तब ये ऑडिटोरियम नहीं था, अब तो काफ़ी यहाँ पर जो बिल्डिंग है बहुत अच्छी हो गई है। उस समय एक शुरुआत हो रही थी और मुझे अभी भी याद पड़ रहा है, मैं यहाँ आया था, मेरा पहला दिन था और मैं बिल्कुल खोया हुआ था। कुछ पता नहीं था कि आगे क्या करना है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे ऐसा लगा था कि मैं इस देश के एक बहुत बड़े संस्थान में मुझे आने का मौका मिला है और मैं कैसे इस मौके का फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो मेरे लिए आज बहुत स्पेशल फीलिंग है, बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ मैं आज आप सबके बीच में आकर। मैं इस सेशन को बहुत हैवी नहीं बनाना चाहता, आपको बोर भी नहीं करना चाहता। देखिए, हम जो यहाँ पर आए हैं कम्युनिकेशन सीखने के लिए आए। और कम्युनिकेशन क्या है? अपनी बात दूसरे तक पहुँचाना और कुछ इस तरीके से पहुँचाना कि वो आपकी बात ध्यान से सुने, उसे आपकी बात समझ में आए और वो आपकी बात से प्रभावित हो। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बात को कैसे रखते हैं। और इस संस्थान में अब आज से लेकर जब तक आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा, आपको यही सिखाया जाएगा कि आपको अपनी बात सशक्त तरीके से कैसे रखनी है और आप कैसे एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। और इसीलिए इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ आपको कम्युनिकेशन सिखाया जाएगा। अब हम बातें तो करते ही हैं हमेशा, अपने परिवार से, दोस्तों से, जहाँ भी हम जाते हैं हमें बातें करना आता है सब, लेकिन उन्हीं बातों को कैसे अच्छी तरीके से, कैसे अच्छे ढंग से रखना। और फिर आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी जिम्मेदारी को एक पत्रकार के तौर पर इस देश के लिए क्या कर सकते हैं, इस समाज के लिए क्या कर सकते हैं और कैसे आप अपनी इस डिग्री का फायदा उठा सकते हैं और देश को इसका फायदा दे सकते हैं। मेरे पास आपको बताने के लिए सिर्फ अपनी कहानी है और मैं आपको बहुत संक्षिप्त में आज अपनी कहानी बताता हूँ। मैं जब यहाँ आया था 1993 में, तो मैं इंग्लिश जर्नलिज्म का छात्र था और उस समय रेडियो एंड टीवी अलग से एक ब्रांच नहीं बना था। उस समय हमारे देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं था, सिर्फ एक प्राइवेट चैनल था, वो भी शुरू हो ही रहा था, उसका नाम था जी टीवी। और न्यूज़ चैनल तो एक भी नहीं। आप ये कह सकते हैं कि उस समय प्राइवेट टीवी न्यूज़ की एक हल्की सी शुरुआत कर हुई थी। और जिस समय मैं यहाँ था, हम पत्रकारिता करने के लिए आए थे, लेकिन टीवी में पत्रकारिता का कोई स्कोप उस समय था नहीं, सिर्फ प्रिंट में था। और इसीलिए यहाँ पर टीवी, रेडियो एंड टीवी का जो कोर्स है वो बहुत बाद में शुरू हुआ। उस समय सिर्फ प्रिंट का होता था, हिंदी और इंग्लिश, और मैं इंग्लिश में था। जब इंटर्नशिप की बारी आई तो उस समय सिर्फ अखबारों में इंटर्नशिप हुआ करती थी। तो मुझे भी कहा गया कि देश में जो बड़े बड़े अखबार हैं वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए आपको भेजा जाएगा। मुझे भी कहीं पर किसी अखबार में भेजा गया। एक खास बात यह है कि जब मैं यहाँ पर आया तो मैं टीवी से बहुत प्रभावित था और यहाँ आने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे प्रिंट में नहीं बल्कि टीवी में जाना है। लेकिन टीवी में जाएंगे कैसे? तो मैंने उस समय जो यहाँ के डायरेक्टर थे उनसे मैंने कहा कि सर, मैं अखबार में नहीं, मैं टीवी में इंटर्नशिप करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आगे चल के टीवी में जाना है। तो उन्होंने कहा कि टीवी में इससे पहले कभी किसी ने कोई इंटर्नशिप की नहीं है और यहाँ पर टीवी की इंटर्नशिप को मान्यता भी नहीं है, यानी आपकी इंटर्नशिप मानी ही नहीं है। फिर भी मैंने कहा कि सर कुछ देखिए, अगर कुछ हो सकता है तो। उस समय क्योंकि टीवी था नहीं, बहुत
छोटी मोटी एक दो कंपनियां थी जो टीवी प्रोडक्शन करती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप देखो कि आप कहाँ इंटर्नशिप कर सकते हो, क्या कोई ऐसी कंपनी है। तो ये ढूंढने की जिम्मेदारी भी मेरी थी कि मैं इंटर्नशिप कहाँ करूँ। तो बहुत जगह बात करने के बाद मुझे एक कंपनी मिली जिसका नाम था TV18, जो आज नेटवर्क 18 है। उस समय वो प्रोडक्शन हाउस था और वो 2 शोज बनाता था, एक BBC के लिए और एक शो बनाता था दूरदर्शन के लिए। तो मैं वहाँ गया, 3 दिन तक मैं वहाँ बैठा रहा। वहाँ के जो बॉस थे उनका नाम था राघव बहल, उनसे मिलने के लिए, फिर उनसे मुझे मिलने का मौका मिलेगा। खैर तीसरे दिन मेरा नंबर आया और मैं उनसे सिर्फ जब वो निकल रहे थे तो 5 मिनट के लिए मैं उनसे मिल पाया और मैंने कहा कि सर मुझे यहाँ इंटर्नशिप करनी है, मैं IMC से आया हूँ, मैं वहाँ पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा इंटर्नशिप में क्या करना होगा, मुझे क्या करना है। मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ मुझे एक मौका देना, मैं 1 महीने तक मुफ्त में आपके लिए काम करूँगा, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। और 1 महीने के बाद आपको मुझे एक सर्टिफिकेट देना होगा कि मैंने आपके लिए काम किया है और आपको मुझे रेट करना होगा कि मेरा काम आपको कैसा लगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या है, आ जाओ। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कोई पैसा तो नहीं लोगे। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं दूंगा मैं, आप सिर्फ मुझे काम करने का मौका दीजिए। और मैं वहाँ मैंने 1 महीना काम किया और उसके बाद IIMC में जो पहली टीवी की इंटर्नशिप हुई वो मैंने की। और उसके बाद मुझे लगता है कि फिर ये ट्रेंड शुरू हुआ होगा और आगे चल के दूसरे छात्रों ने फिर अगले साल से टीवी में इंटर्नशिप शुरू की होगी, जिसको दिलचस्पी थी या जो टीवी में जाना चाहते थे। लेकिन उससे पहले टीवी के सारे रास्ते, सारे दरवाजे बंद। तो आप देखिए कि कैसे एक छोटी सी चीज़ की शुरुआत होती है, जब कोई एक इनिशिएटिव लिया जाता है, एक प्रयास किया जाता है और उसके बाद आज IIMC में आप देखिए यहाँ रेडियो और टीवी का एक अलग कोर्स है, जो कि उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि टीवी एक शुरुआत हो रही थी टीवी की। मैंने अपने जीवन में कंप्यूटर सबसे पहले यहाँ देखा, पहली बार कंप्यूटर को छू के मैंने यहाँ देखा था 1993-94, तब कंप्यूटर आ गया था। और जैसे आज AI आ रहा है और लोग कहते हैं कि AI क्रांति आएगी, उस समय लोग कहते थे कि कंप्यूटर क्रांति आएगी। लेकिन कंप्यूटर को देखने का मौका मुझे कभी मिला नहीं था। और जब यहाँ आया तो पहली बार कंप्यूटर देखा। पहली बार जो टास्क मिला कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर क्लास होती थी हमारी, उसमें सबसे पहला टास्क था एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाना, टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। मुझे अभी भी याद है और मैंने वो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उसमें कुछ मैंने लिखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको प्रिंट करके लाइए। तो प्रिंट का कमांड दिया, एक प्रिंटर लगा हुआ था और प्रिंट हो गया। उस समय वो चमत्कार जैसा लगता था। मैंने घर जाके अपने माता पिता को बताया, अपने दोस्तों को बताया कि आज मैंने कंप्यूटर देखा और मैंने उसका प्रिंट आउट भी निकाला और कागज पर छपकर आ गया जो मैंने लिखा। एकदम एक चमत्कार जैसा था। एंड आई वाज सो एक्साइटेड टू सी ऑल दिस। तो हम जिस जनरेशन पे हैं, जब हम पैदा हुए थे तो रेडियो का युग था, टीवी आया नहीं। तो जब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया, उसके बाद कलर टीवी आया, उसके बाद कंप्यूटर आया, उसके बाद इंटरनेट आया, उसके बाद फिर सोशल मीडिया आया, स्मार्टफोन्स आए और उसके बाद अब AI आया। तो हमारी जो जनरेशन है बड़ी यूनिक जनरेशन है, जिसने रेडियो के युग में पैदा जो हुए और आज हम AI के साथ काम कर रहे हैं। इससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे लगातार आपको अपने स्किल सेट को अपग्रेड करके चले जाएंगे। अभी प्रज्ञा जी ने कहा कि 2047 में हमने सपना देखा है हमारे प्रधानमंत्री ने कि हम विकसित भारत बनेंगे। 2047 में आप लोग वहीं होंगे जहां मैं आज खड़ा हूं। मतलब आज मुझे 30-31 साल का अनुभव है। अभी आपको भी उस समय लगभग 30-31 साल का अनुभव हो चुका होगा और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस समय अपना बहुत नाम कमा चुके होंगे। देश आपको सुनेगा, आप अपने अपने क्षेत्र में बहुत सफल हो। लेकिन ये 30 साल, ये जो संस्थान है ये आपको एक पासपोर्ट दे सकता है, आपको एक वीज़ा दे सकता है, आपको एक एंट्री पास दे सकता है इस
इंडस्ट्री में प्रवेश करने की। इसके बाद सारी जिम्मेदारी आपकी, और आप में से हर एक किसी की जो यात्रा है, जर्नी है, वो अलग अलग होने वाली है। लेकिन बड़ी सुंदर बात है कि जब हम पढ़ते हैं एक क्लास में तो सब बराबर होते हैं। आपके प्रोफेसर्स के लिए, आपकी फैकल्टी के लिए आप सब बराबर हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं। उसके बाद पहला भेदभाव आएगा जब आपके नंबर आने शुरू होंगे, आपकी ग्रेडिंग होगी, आपकी परीक्षा में वो तय करेगी कि आप में से कौन सबसे ऊपर है, कौन सबसे नीचे है, कौन कहाँ पर है। पहला भेदभाव वहाँ होगा। और फिर अगला भेदभाव होगा जब आप इस डिग्री के साथ बाजार में हैं और आपको मौका मिलेगा काम करने का अलग अलग जगह। उसके बाद से आप सबकी यात्राएं अलग अलग हो जाएंगी। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आप किस बैच से हैं, कौन आपका सीनियर है, कौन आपका जूनियर है। मैंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो मेरे बहुत सारे सीनियर थे जो मेरे बॉस थे, और आगे चलकर मैं उनका बॉस बना। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेरे साथ पढ़ते थे या मेरे से जो सीनियर थे, और उन्होंने आगे चलकर मेरे साथ काम किया। तो बड़ी बात यह है कि एक आपकी मेंटल एज है और एक आपकी बायोलॉजिकल एज है। बायोलॉजिकल एज कुछ भी रहे, आप मेंटल एज होनी चाहिए। इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी मेंटल एज क्या है और आपका स्किल सेट क्या है। तो स्किल सेट पर आपको ध्यान देना है। तो मैं आपको अपनी कहानी बता रहा था। उसके बाद जब टीवी की शुरुआत हो रही थी तो मैं टीवी में गया, और रिपोर्टिंग मेरा पहला प्यार था, तो मैं रिपोर्टर बनना चाहता था। लेकिन शुरुआत में मुझे जो मौका मिला, जो मेरे बॉस ने मुझे काम दिया, वो ये था कि जो बड़े बड़े रिपोर्टर्स उस समय होते थे वो इंटरव्यूज़ करके लाते थे या वो शूट करके लाते थे टीवी में, लेकिन उनके पास समय नहीं होता था कि वो जब तक पहुँचे वो अपनी जो स्टोरी है वो लिख पाएँ। तो वो अपना जो टेप है, कैसेट, उसको ऑफिस में भेज दिया करते थे किसी राइडर के जरिए। और मेरे जैसे जो जूनियर लोग थे, हमें ये जिम्मेदारी मिलती थी कि उस टेप को लॉक करना है। लॉक मतलब उसमें देख के काउंटर के साथ बताना है कि अगर उसमें कोई इंटरव्यू है तो उस इंटरव्यू में जिसका इंटरव्यू है उसने क्या कहा है वो सारा लिख कर लाना है, और फिर वो लिख कर हम काउंटर के साथ ले जाएंगे। और जो भी हमारा बॉस होगा वो पूरा पढ़ेगा, देखेगा और उसको अंडरलाइन करेगा और हमें कहेगा कि इसमें से ये चीज़ ले लीजिए, ये पोर्शन मुझे चाहिए, और ये मेरी जिम्मेदारी। लेकिन मैं सोचता था हमेशा कि जिन लोगों के टेप में आज लॉक कर रहा हूँ, क्या मैं एक दिन मैं भी ऐसा करूँगा। और वो दिन आया, बहुत जल्दी वो दिन आ गया जब मुझे मौका मिला। और मौका कैसे मिला? उस समय जी टीवी में सिर्फ एक रात का 10 बजे का बुलेटिन जाया करता था, जो 20-25 मिनट का न्यूज़ बुलेटिन था, और वो उसके अलावा भारत में कोई भी प्राइवेट न्यूज़ चैनल या न्यूज़ का कोई शो था नहीं। और शनिवार इतवार को छुट्टी हुआ करती थी। तो हमारे ऑफिस में किसी ने पूछा कि आप में से कोई वॉलंटियर करेगा वीकेंड पे आने के लिए। तो जितने बड़े बड़े लोग थे वो वीकेंड पर छुट्टी मनाना चाहते थे, रविवार को कोई आना नहीं चाहता था, और वो अफोर्ड कर सकते थे, दे कुड अफोर्ड टू से नो। तो मैंने कहा कि मैं वॉलंटियर करूँगा, मैं रविवार को आ जाया करूँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं। तो मैंने सैटरडे संडे को ऑफिस जाना शुरू किया जब कोई नहीं होता था, और इस उम्मीद में कि अगर उस दिन कोई बड़ी खबर हुई तो शायद मुझे भेजा जाएगा रिपोर्टिंग करने के लिए। और एक दिन ऐसा ही हुआ, कोई बड़ी खबर हुई और मैं गया। और जो मैंने काम किया तो ऑफिस में जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने कहा कि ये लड़का कुछ कर सकता है, और शुरुआत के हिसाब से इसने अच्छा काम किया। फिर धीरे धीरे मुझे और असाइनमेंट्स मिलने लगे, फिर मैं धीरे धीरे और जाने लगा। शुरू में ऐसे असाइनमेंट्स मिलते थे जो जहाँ कोई जाना नहीं चाहता था वहाँ मुझे भेज दिया जाता था, क्योंकि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अपने असाइनमेंट खुद चुनते हैं। जो जूनियर्स हैं उनके पास ये चॉइस नहीं होती कि वो क्या करेंगे। तो ऐसे शुरुआत हुई, और धीरे धीरे मैंने बहुत मेहनत की, अच्छा काम करके दिखाया, और मैं एक समय ऐसा आया जब मुझे रोज़ मौके मिलने लगे। और मेरी पहली बार जब बाईलाइन गई तो मैं बहुत खुश था कि आज मेरी फर्स्ट टाइम मेरी बाईलाइन गई, मेरा नाम गया है स्क्रीन पर। फिर रिपोर्टर बना तो ऐसा लगा कि रिपोर्टिंग नहीं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट होना चाहिए, क्योंकि आप अपने असाइनमेंट्स तब चुन सकते हैं। सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट वो काम किया, उसके बाद लगा कि नहीं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बनना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको स्पेशल असाइनमेंट्स मिलती है। अब मुझे स्पेशल कुछ करना, तो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बन गया।
फिर लगा कि भाई रिपोर्टिंग तो रिपोर्टिंग है, इसके आगे अपने आप को कैसे आप अपग्रेड करेंगे। तो क्या मैं इसमें अपने कुछ मैनेजरियल स्किल्स ला सकता हूँ। तो शुरू में तो मुझे लगा कि जो ब्यूरो चीफ है, सबसे अच्छी जिंदगी तो ब्यूरो चीफ की होती है, वो बताता है सबको कि कहाँ जाना है। तो मुझे ब्यूरो चीफ बनना है, तो अगला टारगेट ये सेट किया, फिर ब्यूरो चीफ बन गया। तो ब्यूरो चीफ बन के कुछ समय काम किया तो समझ में आया कि नहीं, ब्यूरो चीफ के ऊपर भी कोई होता है और ब्यूरो चीफ इज नॉट फुल्ली इंडिपेंडेंट। तो अब मुझे पूरे सारे रिपोर्टर्स का इंचार्ज बना, फिर मैं वो बना। फिर लगा कि नहीं, अब मुझे चैनल चलाना चाहिए। और एक दिन ऐसा मौका आया कि जब मुझे चैनल चलाने का मौका मिला, और इसी दौरान जो मेरा एंकरिंग का जो करियर था, पहले मैं रिपोर्टिंग करता था, रिपोर्टिंग में पीस टू कैमरा करता था। तो एक दिन किसी को लगा कि पीस टू कैमरा अच्छा करता है, और टीवी, जैसा मैंने आपको बताया कि टीवी मुझे बहुत आकर्षित करता था। तो किसी ने मुझे एक दिन कहा कि आप अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, जब स्क्रीन पे आते हैं तो अच्छी तरह से बात करते हैं, तो आप एंकरिंग को भी ट्राई कीजिए। फिर धीरे धीरे मैं कुछ इंटरव्यूज करने लगा, और फिर किसी ने एक दिन मुझे एंकरिंग करने का चांस दिया। उस समय जी न्यूज एक 24 घंटे का चैनल बन चुका था। ये मैं बात आपको बता रहा हूँ शायद 1998 या 99 की। और जब वो एक्सपेंशन हो रहा था तो हमने सोचा कंपनी के मैनेजमेंट ने कि हम देश का पहला 9 बजे का लाइव शो लेकर आए। उससे पहले जो शो हुआ करते थे वो रिकॉर्डेड थे। लाइव कभी कभी होता था, जैसे कभी चुनाव की कवरेज हुई या कभी इस तरह की चीज, जो चीज़ है वो लाइव हुआ करती थी, और लाइव उस समय करना बहुत बड़ी बात थी। तो तय हुआ कि जी सबसे पहले पूरे देश में 9 बजे का शो, जो प्राइम टाइम शो है, वो करेगा, और वो लाइव होगा। अब वो शो बनाएगा कौन? उसके लिए कोई आदमी चाहिए था, और वहाँ के मैनेजमेंट ने मुझे चुना कि आप इस शो को बनाइए, क्योंकि आपको रिपोर्टिंग का अनुभव है, आपको थोड़ा प्रोडक्शन का भी अनुभव है। मैं उसको एंकर नहीं करूँगा, मैं उसका प्रोड्यूसर हूँ। तो मैंने इसे, शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि मेरा रिपोर्टिंग का करियर खत्म हो गया। मैं तो बाहर जाने वाला व्यक्ति था, मेरा मन लगता था बाहर रिपोर्टिंग में। रिपोर्टिंग का करियर खत्म हो गया, और अब मुझे पूरे दिन ऑफिस में बैठ के एक शो बनाना है, और ऐसा शो जो कि एकदम नया प्रयोग है, पता नहीं चलेगा भी या नहीं चलेगा, वेरी डिफिकल्ट, जिसका कोई फुटप्रिंट नहीं है। आप किसी दूसरे शो को देखकर सीख भी नहीं सकते कि यहाँ से कॉपी कर लो, एकदम नया कुछ करना। तो शुरू में 15-20 दिन में थोड़ा डिप्रेशन में था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक नया मौका है, इसमें सीखते हैं। तो मैं उस शो का प्रोड्यूसर बना, और उस शो में क्या स्टोरीज जाएंगी, उनकी स्क्रिप्टिंग, उनका प्रोडक्शन, सब चीज़ें मैं करता था। उसमें 2 एंकर्स थे, यहाँ तक कि उन दोनों एंकर्स को ब्रीफ करना, उनको सवाल बनाकर देना, ये भी मैं करता था। शो से पहले उन दोनों को बुलाता था और उनको बताता था पूरा शो फ्लो क्या है, आपको क्या करना है, कौन कौन से गेस्ट हैं, किससे क्या पूछना है। ये डिबेट्स की उस समय बस शुरुआत हो रही थी उस समय, तो स्टूडियो में गेस्ट आया करते थे। और ये वो समय है जब उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्टूडियो में आते थे, जो बाद में राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी, वो स्टूडियो में आते थे। देश के सब बड़े बड़े जो मंत्री थे, बड़े बड़े नेता, लाल कृष्ण आडवाणी, वो स्टूडियो में आते थे और उनके साथ बातचीत होती। सुषमा स्वराज स्टूडियो में आती थी, गुलाम नबी आजाद स्टूडियो में आते थे। तो ये शो चला, और एक दिन मेरे जो बॉस थे, उनका नाम, उस समय मेरे बॉस थे ए सूर्य प्रकाश, जो बाद में प्रसार भारती के चेयरमैन बने। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि आज जो शो है 9 बजे का, वो तुम करो। मैंने कहा कि सर मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने कभी किया भी नहीं इस तरह का शो। नहीं, आज आप करके देखो। मेरे पास कपड़े भी नहीं है सर। तो उन्होंने किसी को बुलाया और कहा कि इनको आज अभी ले जाओ बाजार में, और इनको एक सूट, एक शर्ट और एक टाई दे दो, और उसको ये भी कहा कि एक ही दे देना, क्योंकि मान लीजिए अच्छा नहीं कर पाया तो सारे कपड़े बेकार जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे एंकरिंग की करियर का जो शुरुआत है वो हुई, और उस दिन मैंने पहली बार जी पर 9 बजे का प्राइम टाइम एंकर किया।
अब मैं बनाता भी मैं था और एंकर भी मैंने किया। और जिस दिन से मैंने वो शुरू किया, उस दिन से लेकर मैं आज तक अब मैं करता ही जा रहा हूँ। और उस दिन से 9 बजे का शो भी मैंने पकड़ा, आज तक 9 बजे का शो ही करता हूँ। तो इससे आप ये सीख सकते हैं कि जब मौका मिलता है आपको, तो मौके का आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। उस मौके को आपको गंवाना नहीं चाहिए, और उस मौके को पकड़े रहने के लिए राजनीति करने की जरूरत नहीं है, किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा काम करके दिखाना होगा, और सभी को अपनी टीम में अच्छे लोगों की जरूरत होती है जो कुछ अच्छा कर सके, नया कर सके। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो टैलेंट है उसकी सबको आवश्यकता है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो खेल है, चाहे वो सिनेमा है, कुछ भी। तो ये मेरे जीवन की कहानी है। फिर मैं चैनल का एडिटर बना, चैनल चलाए, मैंने बहुत सारे चैनल लॉन्च किए। एडिटर बनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, एडिटर ही नहीं, चैनल में तो बहुत कुछ होता है। चैनल में सेल्स भी होती है, चैनल में मार्केटिंग भी होता है, चैनल में डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। ये पूरा के पूरा एक बिजनेस मॉडल है। आप कंटेंट कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन अगर उस चैनल में पैसा नहीं आ रहा है, अगर एडवर्टाइजर्स उस चैनल पर पैसा नहीं लगा रहे हैं, तो आप अपने स्टाफ की तनख्वाह कहाँ से देंगे? तो सक्सेस का जो तरीका है, पहले हम सोचते थे कि सक्सेस वो है जो हम अच्छी स्टोरी, अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे, वो सक्सेस है। उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वो सक्सेस है। लेकिन फिर समझ में आया कि उससे भी बड़ा सक्सेस ये है कि जो कंटेंट आपने बनाया उसे कितने लोगों ने देखा। आपने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया लेकिन वो लोगों तक पहुंचा नहीं, तो वो अधूरा रह जाए। इसलिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। उसके बाद उस कंटेंट ने पैसा कितना, रेवेन्यू कितना जनरेट किया, क्योंकि आप मुफ्त में कंटेंट कब तक बनाएंगे? आपके पास जो स्टाफ है, जो रिसोर्सेज है, हर चीज का पैसा लगता है। आप जो बिल्डिंग लेते हैं चैनल चलाने के लिए, उस बिल्डिंग को बनाने में पैसा लगता है। उसका अगर किराया है तो उसका किराया जाता है। आपके पास 200-300 लोगों का जो स्टाफ है उसकी सैलरी जाती है। आपके पास जो इक्विपमेंट है, अगर आपने लीज पे लिया है तो उसका पैसा जाएगा, अगर आपने खरीदा है तो उसका पैसा जाएगा। ये पैसा कहाँ से आएगा? और अगर आपने पूंजी किसी से ली तो एक ना एक दिन तो आपको वापस करनी पड़ेगी, और सूद के साथ वापस करनी पड़ेगी। कैसे वापस करेंगे आप? सो सक्सेस का जो पूरा फॉर्मूला है वो रीडिफाइन हो गया, और फिर मुझे लगा कि अब और ऊपर जाने का समय है। इसके बाद मैं एडिटर से सीईओ बना, और फिर कई चैनल का सीईओ रहा। उसके बाद और बहुत सारे चैनल्स मैंने लॉन्च किए। और जब ये सब करने के बाद जब मैं एक ऐसी स्टेज पर आया जहां मुझे ऐसा लगा कि ये सब मैंने हासिल कर लिया। एक 2,500 रुपए की नौकरी से मैंने शुरू किया, चैनल में सबसे नीचे के पायदान से मैंने शुरू किया, और अब मैं चैनल के सबसे ऊपर की पोजीशन पर हूँ। लेकिन इसके बाद क्या? और अगर मैं अपना एक चैनल भी कर लेता हूँ तो भी क्या है, क्या करूँगा मैं? तो एक समय ऐसा आता है जब आप सोचते हैं कि अब मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, अब मुझे अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। जहाँ जहाँ से मैं आया हूँ, जिन लोगों ने मेरी मदद की है, उनसे कुछ करना चाहिए। अगर IIMC से पढ़ा हूँ तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ मैं वहाँ गया और मैंने कहा कि मैं कुछ योगदान देना चाहता हूँ। वहाँ पर भी हमने एक कमेटी बनाई है और पुराने स्टूडेंट्स को मिलाया है हमने, और अब हम उस स्कूल को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो आज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बेहतर सुविधाएं मिले, बेहतर शिक्षा मिले। और उसके बाद आप याद कीजिए, जब मैं CEO था, मेरे ख्याल से अपने पीक पर था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे खुद के लिए कुछ करना है। फिर मैं आज तक में आया। पहले DNA मैंने बनाया जिसको बहुत सफलता मिली। फिर आज तक में मैंने 9 बजे ब्लैक एंड वाइट किया, वो भी बहुत सफल रहा। और आखिर में मुझे ऐसा लगा कि अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं देश के लिए कुछ करूँ। और फिर मैं दूरदर्शन में आया, और आज मैंने अब अपनी एक कंपनी, जिसको आप एक मीडिया का स्टार्टअप कह सकते हैं, अपनी एक मैंने कंपनी बनाई, जिसमें मुझे लगा कि अब जो इस देश के जो सबसे टैलेंटेड लोग हैं, क्या मैं उन्हें अपने साथ जोड़ सकता हूँ, और क्या मैं मेरा शो खुद बना सकता हूँ। तो अब जो शो आप देखते हैं दूरदर्शन पर, वो शो मेरी कंपनी बनाती है, और उसमें मेरे साथ बहुत ही यंग टीम है, और जो युवा है उनको मैंने लिया, और
वक्त मेरी टीम में 30-40 लोग हैं, जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, उसमें मार्केटिंग के लोग भी हैं, उसमें सोशल मीडिया के लोग भी हैं, उसमें सेल्स के लोग भी हैं, और ये सारे लोग मिलकर एक शो बनाते हैं। धीरे धीरे हम और ज़्यादा कंटेंट बनाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि उस कंटेंट से क्या किसी का फ़ायदा हो रहा है, क्या वो ज़्यादा कंटेंट बनाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि उस कंटेंट से क्या किसी का फ़ायदा हो रहा है, क्या वो आपको कहीं काम आएगा, क्या आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो मेरा नया थॉट प्रोसेस है वो ये है कि आप लोकप्रिय हो गए, आप सफल हो गए, लेकिन इस लोकप्रियता का आप करेंगे क्या? आपके देश को इस लोकप्रियता का क्या फायदा है? आपके समाज को इस लोकप्रियता का क्या फायदा है? अभी तक तो हमने इस लोकप्रियता का फायदा खुद उठाया है, क्योंकि हम इतने बड़े बने। अब हमें इसको शेयर करना चाहिए। तो अब मेरा वो स्टेज है जब मैं इसे शेयर करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं कैसे दूसरे लोगों की मदद कर सकता हूँ, इस तरह का मैं कंटेंट बनाऊँ। अब मेरे जीवन से, मेरी कहानी से आपको 2-3 मैं टेक बताता हूँ। एक तो ये है कि अनुशासन बहुत आवश्यक है। लगातार 30 साल, 31 सालों में जो हुए, लगातार काम करना, रोज काम करना, रोज ऑफिस जाना, और रोज लोगों को दिखाई देना रात में 9 बजे। इसके लिए आपको अनुशासन चाहिए और एक स्थायित्व चाहिए। आप इसमें सचिन तेंदुलकर से 2 लोग मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनको मैं अपना आइडियल मानता हूँ। एक सचिन और दूसरा अमिताभ बच्चन। आप सोचिए कितने समय तक लगातार वो खेलते चले गए, काम करते चले गए, और अमिताभ बच्चन तो आज भी इस उम्र में भी लगातार काम कर रहे हैं। और अगर आप प्रेरणा ले सकते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ले सकते हैं। लगातार काम कर रहे हैं, रोज। एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि आपको ये पता लगे कि आज मोदी जी ने कुछ नहीं किया। एक दिन भी नहीं आएगा, एक क्षण भी ऐसा नहीं आएगा जब आपको लगे कि उन्होंने इस देश के लिए या अपने काम में जरा सा भी 5 मिनट का भी कोई पॉज दिया। तो अनुशासन बहुत आवश्यक है। एज कम्युनिकेटर्स, सरल भाषा, टू सिंप्लीफाई, ये बहुत जरूरी है। जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा महसूस करता हूँ कई बार वो ये है कि लोग आते हैं, अच्छे पढ़ लिख गए, डिग्री भी है। उदाहरण देता हूँ आपको, आजकल डोनाल्ड ट्रंप का जो नया टैरिफ के बारे में बात हो रही है, इसे आपके किसी सुदूर गांव में जो अनपढ़ लोग हैं उसको आपको समझाना है कि ये टैरिफ वॉर क्या है। जो व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गया, उसे कैसे आप समझाएंगे? और हम यहीं पर फेल होते हैं। ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स, मीडिया, अखबार यहाँ फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो इतनी मुश्किल है, इतनी प्रेस रिलीज नुमा भाषा होती है कि आम आदमी कभी नहीं समझ पाएगा कि ये टैरिफ जो 50% हुआ है, इससे क्या होगा। एक्सप्लेनर्स नहीं। तो जो डीएनए की सफलता रही, ब्लैक एंड व्हाइट की सफलता रही, और अब डिकोड की जो सफलता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ है एक्सप्लेनर्स, सरल भाषा। तो मैं अपने जो मेरे राइटर्स हैं मैं उनको कहता हूँ कि आपका जो लक्ष्य है वो ये है कि 5वीं क्लास की जो हिंदी की किताब है जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, उस किताब को लो, और जो भाषा 5वीं क्लास की किताब में है उस भाषा में आपको ये टैरिफ वॉर के बारे में बताएं, ताकि प्राइमरी स्कूल के बच्चे को भी ये समझ में आ जाए, और आपको उसकी कहानी बना के उसको समझाना है। और मेरी जो सफलता है उसके पीछे इस फॉर्मूले का हाथ है। आज आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ, आप इसको आजमा कर देखिएगा। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें आपकी बात समझ में आएगी। और एज अ कम्युनिकेटर, स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारी खबरों में क्या मिस होता है, हमारी खबरों को हम एक कहानी के हिसाब से नहीं बताते, उसको खबर के हिसाब से बताते हैं। और इसीलिए आज भी अगर आप टोटल टीवी यूनिवर्स की अगर आप बात करें तो सिर्फ 10% लोग टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, 90% तो देखते ही नहीं। और वो इसलिए क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। तो सरल भाषा में बात करना और लिखना ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और एक और बात, अब एआई आ चुका है। आप ऐसे समय में नौकरियों के बाजार में जाएंगे जब एआई होगा। अब आपको एआई से कंपीट करना पड़ेगा, और जो काम आप करेंगे
शायद 2 घंटे में वो एआई 2 सेकंड में कर देगा। मैं आपको मेरा नया अनुभव बताता हूँ। मेरे पास राइटर्स हैं जो हमारा शो लिखते हैं। आपने उनको एक स्टोरी दी लिखने के लिए। एक राइटर पूरा रिसर्च करने में, लिखने में, स्क्रिप्ट करने में, सारी चीज़ों को कंपाइल करने में 1 से 2 घंटा लगा, 3 घंटे भी लगा। अभी आप जाइए चैट जीपीटी पर या किसी भी एआई टूल के ऊपर जाइए और उसको कहिए थिंक लाइक सुधीर चौधरी, राइट लाइक सुधीर चौधरी, और उसको विषय दीजिए कि इस विषय पर आपको एक विश्लेषण करना है और डिकोड नाम का जो शो है उसके फ्लेवर में और उसके अंदाज में आपको लिखना है। 80 से 90% एक्यूरेसी के साथ को लिखना है। कहीं कहीं भटकता है तो अभी आपको सुपरवाइज करने की जरूरत है उसको। तो उसने लिख के आपको दिया, उसने पूरा उसका एक ढांचा बना दिया और फिर जो 10-20% की गुंजाइश रह गई है उसको राइटर ठीक करता है और फिर वो स्टोरी जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये जो पूरा प्रोसेस है, एआई तो उसको 5 सेकंड से कम में लिख देता है। उसको ठीक करने में आपको और 5 से 10 मिनट लगते हैं और 10 मिनट में सब कुछ तैयार। एक दिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि मेरे शो में जितनी भी खबरें जाने वाली हैं सब एआई से लिखवाई। 5 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ लिख दिया उसने। अभी टूल्स आ गए हैं ऐसे जो उसके साथ वीडियो भी लगा देते हैं। आप उसको प्रॉम्प्ट दीजिए कि मुझे ये वीडियो चाहिए। मान लीजिए उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में अभी बाढ़ आई है, आपने उसमें फीड किया कि मुझे इसके 2 मिनट के बेहतरीन शॉट्स चाहिए। 10 मिनट की फीड है, आपको 2 मिनट की फीड उसमें से निकालनी है, वो आपको करके दे देगा विद इन सेकेंड्स। अब कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर ये सब हो गया तो राइटर्स क्या करें, पत्रकार क्या करें, वीटी एडिटर्स क्या करें। एआई ग्राफिक्स बना रहा है, एआई वीडियो एडिट कर रहा है, एआई स्क्रिप्ट लिख रहा है। इसलिए सबसे बड़ी जो चुनौती है एआई के आने के बाद वो हम लोगों की ही इंडस्ट्री में आने वाली है। सही बात। और मैं ये नहीं कहता कि एआई आपकी नौकरी ले लेगा, पर मैं ये जरूर कहता हूँ कि दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। ये इंडस्ट्री 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक वो जो एआई का इस्तेमाल करना नहीं जानते और एक वो जो एआई का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ऐसा प्रोफेशनल बनना है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छी तरीके से जानता है और आप एआई का इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, बाकियों से बेहतर आप काम कर रहे हैं। क्योंकि एआई इज अ बीस्ट, उसे कंट्रोल करना जरूरी है। अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो वो आपको खा जाएगा। तो आपको उस बीस्ट को कंट्रोल करना है इसलिए कि वो आपके काबू में रहे और आपको उससे काम कराना है। ये आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है, जो कि अगर आपने नहीं इसको ठीक किया तो आपकी जो सैलरीज हैं वो बहुत बुरी तरीके से स्लैश होंगी। जो पोजीशंस हैं वो बहुत बुरी तरीके से स्लैश हो जाएंगी। आज जिस कंपनी में 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, वो 25 पे आ जाएंगे, 20 पर आ जाएंगे। और कॉस्ट कटिंग सब करना चाहते हैं और प्रॉफिट्स सब कमाना चाहते हैं। सो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ये आपके सामने सबसे बड़ी चीज आने वाली है। तो अभी जब आप यहाँ हैं तो अभी से आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए कि एआई का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। और प्रोफेशनल्स की जब मैं बात करता हूँ, आप देखिए डॉक्टर्स को देखिए। डॉक्टर्स लगातार अपने स्किल सेट को अपग्रेड करते हैं हर साल। नई टेक्नोलॉजी आई है, सर्जरी के नए नए तरीके आए हैं, नई दवाइयाँ आई, नई चीजें आई। तो जब आप आज किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको लेटेस्ट इलाज की पद्धति बताता है। रोबोटिक सर्जरी से आपकी सर्जरी हो रही है आज, लेजर से आपकी सर्जरी हो रही है, यानी वो लगातार अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। वकील को देखिए, कानूनों में लगातार बदलाव होते हैं, वकील लगातार नए कानूनों के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते हैं। सीए को देखिए, हर साल टैक्सेशन के नियम बदल जाते हैं, सीए लगातार नए नियमों के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते हैं। लेकिन
दुर्भाग्य है कि हमारा जो प्रोफेशन है इसमें आज भी ज़्यादातर लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं अभी भी जो 20 साल पहले जो काम कर रहे थे आज भी वही काम कर रहे हैं। मैं IIMC के कितने छात्रों को मिलता हूँ जो मेरे साथ या मेरे से आगे पीछे बैच में थे, आज भी वही कर रहे हैं जो 20 साल पहले करते थे, 25 साल पहले करते। आज भी अगर आप उनको बुलाओ और कहो कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, क्या करेंगे आप, क्या कर सकते हैं, तो वो आपको डिफाइन नहीं कर पाते कि मैं क्या कर सकता हूँ। कहते हैं जो आप कहेंगे कर देंगे। मैं स्क्रिप्ट लिख दूंगा, मैं स्टोरी लिख दूंगा। कैसे लिखेंगे? आपके अंदर ऐसा क्या खास है जो बाकियों में नहीं है? डिफरेंशिएटर क्या है आपका, वो नहीं बता। और इसीलिए उनका जो स्लैब है वो बिल्कुल स्टैटिक हो गया। अब उनकी तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, कम हो रही। हर साल ऐसे लोगों की तनख्वाहें कम हो रही। मैं ऐसे कितने लोगों को मिलता हूँ जो 2015 में 16 में उनकी 1 लाख रुपए की सैलरी थी, तो आकर कहते हैं कि 2015 में मुझे अगर 1 लाख रुपए मिलता था तो अब तो मुझे 2 लाख मिलना चाहिए। लेकिन जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि 2015 से और 2025 के बीच में आपने अपना स्किल सेट कुछ डेवलप किया है, क्या आप 2015 से बेहतर हुए हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। इसलिए एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस आपके जीवन में आने वाली है। शुरू में आपका करियर ऐसे जाएगा एकदम ऊपर, क्योंकि जब आप जूनियर हैं, कम तनख्वाह पर है, तो आप तेजी से शूटअप करेंगे। 10,000 से 20,000, 30,000, 50,000 की तनख्वाह होने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। समय लगता है 50,000 से 5 लाख होने में, और 5 लाख से 50 लाख, 50 लाख से 50 करोड़ होने। और ये वो बैरियर है जिसमें 99% लोग वहीं अटक कर रह जाते हैं। उस बैरियर को मुश्किल से 1% लोग काम आगे कर पाते हैं। जब आप 5 लाख से 50 लाख और 50 लाख से 5 करोड़ और 5 करोड़ से 50 करोड़ पे जाते हैं, मुश्किल से, वेरी रेयर। बट देन हाउ डू यू क्रिएट वेल्थ, हाउ डू यू क्रिएट रेवेन्यू? आपको कोई भी कंपनी आपके रेवेन्यू जनरेशन की कैपेसिटी के आधार पर हायर करेगी कि आप उसके पूरे रेवेन्यू जनरेशन में आपका योगदान क्या है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप विज्ञापन लाने शुरू करेंगे तो आपका योगदान होगा। आप जो कंटेंट बनाएंगे उसे ज्यादा लोग देखेंगे तो उस कंटेंट की लोकप्रियता बढ़ेगी, इसलिए उसको ज्यादा लोग देखेंगे तो उसको विज्ञापन मिलेंगे, और उसका जो रेवेन्यू जनरेट करने की जो क्षमता है वो आगे बढ़ेगी, और उसके हिसाब से आपके भविष्य की तनख्वाहें तय की जाएगी। तो बहुत कुछ बदल चुका है। जब हम लोग आए थे तब ऐसा सब नहीं था। मैंने अपनी लाइफ में पहला 24 घंटे का न्यूज चैनल देखा। पहली बार मुझे याद है जब TRP रेटिंग आई थी फर्स्ट टाइम, वो दिन मुझे याद है। हमें भी लगा था कि क्या चीज होती है कि जो कि TRP आएगी, और पहले हफ्ते की TRP आएगी। सब जानना चाहते थे कि किस चैनल की क्या TRP है, किस शो की क्या TRP है, और ये कैसे आती है। उससे पहले हम कभी TRP के लिए काम नहीं करते थे, क्योंकि TRP थी। आपको जो ठीक लग रहा है, एक एडिटर की एक सोच होती है कि मुझे ये करना चाहिए, तो आप उस हिसाब से करते थे। फिर TRP आई तो सेल्स, पहली बार जब सेल्स की टीम न्यूज रूम में घुसी, वो TRP आने के बाद घुसी। उसके बाद सेल्स की टीम आकर आपके ऊपर दबाव बनाने लगी कि हमको TRP ज्यादा चाहिए, तभी हम ज्यादा विज्ञापन और ज्यादा पैसा ला पाएंगे। फिर नए नए फॉर्मूले आने लगे कि ये TRP ज्यादा आएगी कैसे। फिर उसके बाद मसालेदार जो खबरें हैं उनका दौर शुरू हुआ, क्योंकि लोगों को समझ में आया कि जितना ज़्यादा मसाला आप डालेंगे लोग उसे उतना ही ज़्यादा देखेंगे, और ये सबसे सरल फॉर्मूला था। फिर जब DNA मैंने शुरू किया, मैंने इस फॉर्मूले को चैलेंज किया और मैंने बताया कि अच्छा कंटेंट देखने के लिए भी लोग आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मसाला दें, अगर आप अच्छी लोगों की ज्ञान वृद्धि करेंगे, उन्हें रिसर्च के साथ डेटा उनके सामने रखेंगे, पूरा 1 घंटा देखने के बाद अगर उन्हें लगेगा कि मेरे
सोचने समझने में कुछ मैं बेहतर हुआ हूं, तो लोग आपके पास आएंगे। तो ये तो टीआरपी का जमाना था, अब डिजिटल जमाना है। अब लोग देखते हैं कि व्यूज कितने हैं आपके शो के या आपके कंटेंट के, सब कुछ व्यूज पर आधारित है। और व्यूज कौन तय करता है? टेक कंपनीज का एल्गोरिथम। सो ये दौर शुरू हुआ था जब एडिटर के हाथ में सब कुछ था, फिर टीआरपी रेटिंग्स ने अपने हाथ में ले लिया, और अब टेक कंपनीज का जो एल्गोरिथम है अब उसने अपने हाथ में ले लिया। आज आपको यूट्यूब बताता है कि क्या ट्रेंडिंग है, आप कौन सा हैशटैग डालेंगे, कौन सा थंबनेल बनाएंगे, तब वो ज्यादा देखा जाएगा। बाकायदा इस चीज की क्लासेस होती है। थंबनेल बनाना एक अलग आर्ट। अब आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं एक ही चीज का एक्सपर्ट हूं, मैं थंबनेल बनाता हूं और कुछ नहीं करता, सो आई कैन क्रिएट गुड थंबनेल्स फॉर यू। कुछ लोग आते हैं कि मेरी एक्सपर्टीज सिर्फ डिजिटल रेटिंग बढ़ाने में, तो मैं आपका डिजिटल ट्रैफिक बढ़ा दूंगा। कंटेंट वही है, लेकिन वो एल्गोरिथम को समझते हैं, गणित को समझते हैं, तो वो आपके व्यूज को अचानक बढ़ा दें। इसलिए ये तो मैं सिर्फ आपको आज तक की बात बता रहा हूं, मतलब आज हम 2025 में अगस्त के महीने में खड़े हैं, ये अभी तक का है। अब आप देखिएगा जो मैं आपको कह रहा हूं आज, ये सितंबर में पुराना होना शुरू हो जाएगा, इस साल दिसंबर तक आउटडेटेड होना शुरू हो जाएगा, और जब आप यहाँ से निकलेंगे तब तक यही सारी बातें आपको पुरानी लगेंगी। कितनी तेजी से ये युग बदल रहा है, कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी आ रही है, कितनी तेजी से सब चीज़ें जो है, कंटेंट को कंज्यूम करने की जो हमारे दर्शकों की आदत है, वो इतनी तेजी से बदल रही है। अब 1 घंटे का शो कोई नहीं देखता। मैं बाहर जाता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, कहते हैं लोग कि मैं आपका शो देखता हूँ, तो मैं सबसे ये कहना पूछना जरूर भूलता नहीं कि आप ये शो कहाँ देखते हैं। बहुत कम लोग कहते हैं कि मैं टीवी पर देखता हूँ, और आजकल की जो जनरेशन है वो कहती है मैं इंस्टाग्राम पर देखता हूँ। अब इंस्टाग्राम पर आप 1 घंटे का शो नहीं देख सकते। इंस्टाग्राम पे आप क्या देख रहे हैं? उस 1 घंटे के शो के 1 या 1.5 मिनट की क्लिपिंग देख रहे हैं। मैंने भी देखना शुरू किया कि चलिए देखते हैं क्या है, और यकीन मानिए जब मैं मेरी खुद की 1 मिनट की या 1.5 मिनट की क्लिप देखता हूँ तो 1 घंटे का शो देखने का मन नहीं करता। अगर कोई क्लिप 2, 3, 4 मिनट की अगर आ जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे 3 घंटे की फिल्म देख रहे हैं, और दिल करता है कि 1 मिनट के बाद इसको खत्म करो। तो हमने भी कंटेंट प्रोड्यूसर्स को बताना शुरू किया कि अब वो ज़माना चला गया तब जब 10, 15, 20 मिनट का एक विश्लेषण चल रहा है, जल्दी जल्दी करो, क्योंकि अब T20 का ज़माना आ गया। तो ये सारे बिजनेस मॉडल्स ऐसे हैं जिनको आपको सीखना है, लेकिन एक अंग्रेजी में शब्द है बैक टू बेसिक्स। वो जो बेसिक्स है उनको मत भूलिएगा कभी। बेसिक्स हर इंडस्ट्री के हमेशा सेम रहेंगे, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके बेसिक ये है कि आपको अपने पेशेंट को रिलीफ देना है और पूरे भरोसे के साथ देना है, उसके साथ आपको बेईमानी नहीं करनी है। वकील का जो बेसिक सिद्धांत है वो ये है कि उसे आपको अदालत से रिलीफ दिलाना है। सीए का भी यही, और पत्रकार का भी जो बेसिक जिम्मेदारी है वो यही है कि आपको अपने दर्शक तक सच पहुंचाना है, जो सही है वो पहुंचाना है, और बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के पहुंचाना है, और ऐसी भाषा में पहुंचाना है जो उसको समझ में आए, ताकि वो आपको सुन भी ले। वरना आज उसके पास कितने सारे विकल्प हैं, जैसे ही आपने 3 या 4 शब्द इधर उधर किए या आपकी ड्यूरेशन बढ़ी, वो किसी दूसरे ऐप पर चला जाएगा। पहले हम कहते थे वो दूसरे चैनल पर चला जाएगा, अब वो किसी दूसरे ऐप पर चला जाएगा। तो इससे पहले कि आप भी दूसरे ऐप पर चले जाएं, चैनल चेंज कर दें, मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। बट आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग जॉब, और ये सारी नौकरियों से अलग नौकरी है। ये काम सारे कामों से अलग है। ये प्रोफेशन बहुत प्योर है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो बहुत प्योर है, ऐसे ही आपका जो प्रोफेशन है ये भी बहुत प्योर है। थैंक यू सो मच।